बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिज़िक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में हम अपनी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की डिस्कशन करने से पहले हम एक बेसिक डिस्कशन जो है वो हम करते हैं इसके ऊपर। वो ये कि ये जो हम डिस्कशन का हमारा जो है वो मरहला है, अब इसमें हम जो है वो सबसे पहले किन प्रोसेसेस की बात करेंगे जिन प्रोसेसेस में रेडिएशन यानी कोई भी जो वेव है वो इंटरेक्ट करती है किस चीज़ के साथ, मैटर के साथ। ठीक है, अब इसमें हम दो तरह के प्रोसेसेस जो है वो स्टडी करेंगे। पहला ये कि तीन प्रोसेसेस जिनका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। इन तीनों जो प्रोसेसेस हैं इनमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है? अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन्वॉल्व है, स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन इन्वॉल्व है और ट्रांजिशन ऑफ रेडिएशन इन्वॉल्व है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता है कि जो रेडिएशन है वो अब्जॉर्ब हो जाती है। कॉम्पटन इफेक्ट, जिसको हम बाद में डिटेल से स्टडी करेंगे, उसमें वेव जो है या रेडिएशन स्कैटर कर जाती है मैटर से यानी इंटरेक्ट करने के बाद। और पेयर प्रोडक्शन में जो रेडिएशन होती है या फोटोन होता है वो एक यानी इंटरेक्शन के बाद जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीन प्रोसेसेस हैं जिसमें रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ यूँ इंटरेक्ट करती है। दो प्रोसेसेस जिनको ब्रेमस्टॉलन का मतलब है एक्सरे प्रोडक्शन। ठीक है, इसकी डिस्कशन जो है वो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाले टॉपिक में करेंगे। और पेयर एनिहिलेशन, या जहाँ पर जो है वो मैटर जो है वो एनिहिलेट होता है, तो यानी यहाँ पर जो है वो मैटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, उनकी हम डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले जो तीन प्रोसेसेस हैं इसमें रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, और ये जो नीचे वाले दो प्रोसेसेस हैं इसमें जो मैटर है एक्चुअली में वो हमारी हेल्प कर रहा है रेडिएशन को प्रोड्यूस करवाने में। अब इन तमाम जो फिनोमिनाज हैं उन तमाम फिनोमिनाज की जो एक्सप्लेनेशन जो है हम देखेंगे, जिसको हमने कहा है ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी, यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के मुताबिक जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो करेंगे तो हम देखेंगे कि इन तमाम फिनोमिनाज में जो रेडिएशन है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। यानी रेडिएशन जो है वो एक वेव जैसा बिहेवियर शो करने की बजाय एक पार्टिकल, एक जर्रे की तरह जो है वो क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। और क्लासिकल मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स जिसको कहा जाता है, जो पुरानी थ्योरी थी या न्यूटोनियन जो फिज़िक्स के ऊपर बेस करती है, उसमें वेव का जो बिहेवियर है वो कंटिन्यूस होता है, वो एक वेव की तरह ही होता है। तो इसका मतलब है कि इन तमाम फिनोमिनास को अगर हम क्लासिकल फिज़िक्स की बेस के ऊपर जो है, ओल्ड जो थ्योरीज़ की बेस के ऊपर जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो हम नाकाम रहेंगे। अगर हम इसको क्वांटम थ्योरी यानी जिसकी बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं कि जो प्लैंक्स ने रखी, उसकी बेस के ऊपर जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ी इजीली जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्लेनेशन करने के बाद हम इस तमाम जो डिस्कशन है उसको जनरलाइज डिस्कशन में कन्वर्ट कर देंगे। यानी हम ये कहेंगे कि जितनी भी रेडिएशन हैं उन सब रेडिएशन के अंदर पार्टिकल की तरह बिहेव करने की एबिलिटी होती है। यानी इसका मतलब है रेडिएशन जो है वो पार्टिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स या पार्टिकल लाइक बिहेवियर जो है वो क्या कर सकती हैं, परफॉर्म कर सकती हैं। और यही जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स की बेस है। तो अब हम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो उसको सबसे पहले यानी सक्सेसफुली जब एक्सप्लेन किया गया तो वो क्वांटम मॉडल यानी क्वांटम फिजिक्स की बेस के ऊपर एक्सप्लेन किया गया। 19वीं सेंचुरी के बिल्कुल लास्ट पे कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनके रिजल्ट यानी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, वो ये थे कि कुछ मेटेलिक सरफेसेस के ऊपर यानी कंडक्टिंग सरफेसेस के ऊपर जब लाइट टकराती है सूटेबल फ्रिक्वेंसी की, तो उन जो मेटेलिक सरफेसेस की में से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। फोटो मीन्स लाइट और इलेक्ट्रिक मीन्स के यहाँ पर जो है वो लाइट की वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो एमिट हो रहे थे, तो इसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं यानी लाइट टकराने के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है।
अब एक एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं है कि ये कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो ग्लो कर रहे होंगे या लाइट जो है वो उनमें से निकल रही होगी। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आम इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही हैं, ठीक है, लेकिन इनको नाम जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी वजह ये है कि ये लाइट की वजह से एमिट हो रहे हैं। आप जानते हैं, आपने नाम सुना हुआ बीटा रेज। अब बीटा रेज भी क्या चीज़ है? बीटा रेज भी तो इलेक्ट्रॉन्स की ही एक स्ट्रीम है जो न्यूक्लियस में से निकलती है। अब वो न्यूक्लियस में से निकलती है, रेडियो एक्टिव जो है वो डिके के नतीजे में निकलती है, इसलिए उनको बीटा रेज कहा गया है। वैसे अगर आप किसी यानी जेट या स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, आप उसको जो है वो कैथोड रेज जो है वो कहते हैं। तो यानी ये फोटो इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा गया है कि जिस तरह से ये प्रोड्यूस हुई हैं उस तरह से जो है वो इसको ज़रा डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने फोटो इलेक्ट्रॉन का वर्ड यूज़ कर लिया। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट सबसे पहले देखें। इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में ये आपको जो दिखाई दे रही है एक ट्यूब शेप, इस ट्यूब में राइट साइड पे ये एक ई है, ई का मतलब है एमीटर, ठीक है। अब ये एमीटर क्या चीज़ है? ये मेटल की बनी हुई एक प्लेट है, ठीक है, ये डिस्क की शेप में आप देख रहे हैं मौजूद है। यहाँ पर एक और डिस्क की शेप में जो है वो क्या मौजूद है? एक और प्लेट है, ये कैथोड है, ये भी एक मेटल की है। अब इसके सेंटर में जो है वो एक होल है, सुराख है, जिसमें से लाइट जो है वो क्या कर सकती है? पास कर सकती है। अब आप इस सर्किट में देखें, कैथोड और ये जो एमीटर है, इन दोनों के दरमियान एक वेरिएबल बैटरी आपने जो है वो लगा दी है। कैथोड के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और जो एमीटर है उसके साथ बैटरी का फिलहाल नेगेटिव टर्मिनल जो है वो जुड़ा हुआ है। इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान आपने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ। आप जानते हैं वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में यूज़ किया जाता है, तो ये वोल्टेज की रीडिंग को जो है वो या पोटेंशियल डिफरेंस एमीटर और कलेक्टर के दरमियान जो है वो रीड करेगा। और यहाँ पर एमीटर है, ये एमीटर हमेशा जो है वो क्या होता है? सीरीज़ में लगाया जाता है। तो एक्चुअली में जब इस एमीटर प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये कलेक्टर सी जो है वो क्या कर लेगा? कलेक्ट कर लेगा, और फिर बैटरी जो है वो उनको अक्रॉस द सर्किट यूँ स्वीप करवाएगी वापस कहाँ पर? कलेक्टर की जानिब। तो एमीटर जो है वो क्या करेगा? रीडिंग नोट करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर ने कलेक्ट किए थे, यानी ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को नोट करने के लिए जो है वो लगाया गया है। तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं कि व्हेन लाइट स्ट्राइक्स प्लेट ई, जिसको एमीटर कहा गया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द प्लेट। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आपको एरो की शेप में दिखाई दे रहे हैं, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से एमिट हो रहे हैं। और कलेक्टर जो है वो उनको क्या करता है? कलेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम प्लेट ई टू प्लेट सी, द कलेक्टर कंस्टिट्यूट अ करंट इन द सर्किट, क्योंकि वो इस सर्किट के अंदर, ये जो एक्सटर्नल सर्किट है इसके अंदर मूव करेंगे इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो वो एक करंट बन जाएगा, उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, व्हेन ट्यूब इज केप्ट इन द डार्क। अब ये एक्सपेरिमेंटल जो है वो रिजल्ट्स की बात हो रही है कि आप यहाँ पर जो है वो लाइट जो है वो बंद कर दें, इसका मतलब है डार्कनेस होगी, तो उस वक्त एमीटर की जो रीडिंग है वो ज़ीरो होगी, तो इसका मतलब है कोई करंट नहीं है सर्किट में। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट जो है कोई फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एमीटर प्लेट में से एमिट नहीं हो रहे। नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट ये हुआ कि जब आपने प्लेट ई के ऊपर लाइट जो है वो डाली, लेकिन उस लाइट की वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या होनी चाहिए? एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उस वक्त एमीटर के अंदर जो है वो क्या होता है? जो करंट है वो पास करता है, यानी एमीटर जो है वो क्या कर रहा है? एक रीडिंग शो करता है, डिफ्लेक्शन जो है वो शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से कुछ करंट जो है वो पास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हुआ कि ये करंट किस वजह से पैदा हुआ? लाजमी सी बात है कि लाइट जब एमीटर से टकराई है तो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर प्लेट ने कलेक्ट कर लिया है और बैटरी ने उस पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से उनको क्या करवा दिया? अक्रॉस द सर्किट स्वीप यानी मूव करवाया है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो हम नोट कर लेते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में सबसे पहले एक ग्राफ की बात करते हैं। इस ग्राफ में अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें तो वोल्टेज है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है, और वाई एक्सिस पे आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है? करंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दो ग्राफ्स हैं, इन दो ग्राफ्स में ये जो दो कर्व्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें ये जो नीचे वाली कर्व है ये लाइट की इंटेंसिटी कम रख के प्लॉट किया गया है। तो इसमें आप देखें जब तक वोल्टेज पॉजिटिव है, यानी बैटरी
का लेफ्ट टर्मिनल पॉजिटिव है और राइट टर्मिनल जो है वो नेगेटिव है। जैसे ये इस सर्किट में आपको दिखाई दे रहा है कि ये लेफ्ट टर्मिनल पॉजिटिव और राइट टर्मिनल जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो उस तमाम सिचुएशन में तो आपको जो है वो करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्टार्ट में कुछ कम है, वोल्टेज आपने बढ़ा दिया, जब बढ़ाया तो करंट जो है वो एक सैचुरेशन लेवल के ऊपर जो है वो क्या कर गया, मौजूद है। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ अ प्लॉट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विच इज़ ऑन वाई एक्सिस और वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर है बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर। तो दो लाइट इंटेंसिटीज आपको शो कर दी गई हैं। अब ज़रा आप देखें, जब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ गई है, देखिए यहाँ पर देखें राइट साइड पर जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। तो उस वक्त ये होगा कि करंट जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया जिसको सैचुरेशन करंट कहा जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त जो है वो करंट इससे मज़ीद इंक्रीज़ नहीं कर सकता। ओहम्स लॉ में आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, क्योंकि आप वहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन ये है कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने के बाद इंक्रीज नहीं कर रहा, सैचुरेट हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। तो इसका मतलब है यहाँ पर करंट वोल्टेज की वजह से जो है वो मौजूद ही नहीं है, यहाँ पर करंट किस वजह से मौजूद है, लाइट की वजह से। और लो इंटेंसिटी पे लो फोटोइलेक्ट्रिक करंट, यानी लो इंटेंसिटी का मतलब है कि इस वेव के अंदर फोटोन्स की या छोटे छोटे जो लाइट के ज़र्रात हैं या एनर्जी के पैकेट्स हैं उनकी तादाद कम है, इसलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में कामयाब नहीं हुई, इसलिए आपको कम फोटोइलेक्ट्रिक करंट दिखाई दे रहा है। अब ये दूसरा ग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। अब इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपने जो लाइट बीम यूज़ की है उसमें फ़ोटोन की तादाद ज़्यादा है। अब फोटोन की तादाद ज़्यादा होने का मतलब है उसमें एनर्जी पैकेट्स ज़्यादा हैं, और जब वो टकरा रहे हैं मेटल के साथ यानी उस एमिटर प्लेट के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उन पैकेट्स को अब्जॉर्ब करते जा रहे हैं और उस सरफेस में से बाहर आते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है लाइट की तो उस वक्त फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो सैचुरेशन वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज, जो कि हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की मदद से देख लिया, ठीक है। अब इसी ग्राफ में देखें, एक साइड पे आपने वोल्टेज जब प्लॉट किया था एक्स एक्सिस पे, तो आप जानते हैं ओरिजिन से राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड होता है उसके ऊपर नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो अब ये ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे वोल्टेज नेगेटिव है। अब वोल्टेज नेगेटिव होने का मतलब है कि आपने जो बैटरी लगाई थी ना, उस बैटरी के पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया, यानी उसका नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से रिप्लेस कर दिया और पॉजिटिव को नेगेटिव से रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा, अब करंट डिक्रीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब बैटरी जो है वो कलेक्टर की तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी, बल्कि वो उनको क्या करेगी, रिपेल करेगी। और रिपेल करने में क्या होगी, कामयाब हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, यानी जिस एनर्जी के साथ वो एमीटर से निकल के कलेक्टर की तरफ आ रहे हैं, अगर वो एनर्जी कम हुई और बैटरी का ये जो रिवर्स पोटेंशियल है ये ज़्यादा हुआ, तो बैटरी उन तमाम इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके वापस एमीटर में भेज देगी और एमीटर में से कोई करंट जो है वो पास नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है व्हेन पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज रिवर्स्ड, करंट स्टॉप्स। क्यों? बिकॉज द प्लेट से इज मेड मोर नेगेटिव एंड इट रिपल्स द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने बैटरी को रिवर्स कर दिया, पहले तो आपने कलेक्टर को पॉजिटिव किया हुआ था, वो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, अब आपने रिवर्स किया और ऐसा ऐसा उसका रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते गए, मोर नेगेटिव यानी ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव करते गए। और नेगेटिव आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो उसको रिपेल करता जा रहा है। अब जब आपने रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करके एक ख़ास लेवल जिसको डेल्टा वी एस, ये जो सबस्क्रिप्ट में एस है, एस मीन्स स्टॉपिंग, तो जब इतना पोटेंशियल बढ़ा दिया वहाँ पर करंट जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, और यहाँ पर जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी वापस क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। At this instant, even the electrons with maximum kinetic energy cannot reach the collector plate, क्योंकि कलेक्टर प्लेट का वोल्टेज ही आपने इतना नेगेटिव कर दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी जो है वो रिपेल कर चुका है। तो इट मीन्स कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की होगी, आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
जो है उसको रिकॉल करें, वो होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की अमाउंट होती है वो कितनी होती है E, और पोटेंशियल डिफरेंस इस वक्त कितना है डेल्टा VS। कई स्टूडेंट ये पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बेशक नेगेटिव है लेकिन डेल्टा VS की वैल्यू भी तो नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव साइन और ये डेल्टा VS के साथ नेगेटिव साइन बैलेंस होके पॉजिटिव हो जाता है आपके पास। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इस चीज़ को ध्यान में रखें आप क्लासिकल मैकेनिक्स से। अब क्लासिकल व्यू, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो क्लासिकल थ्योरी थी वो कैसे एक्सप्लेन करती थी और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया वो उससे कितना मुख्तलिफ था, इस चीज़ को हम कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो है वो हम देखते हैं। जो क्लासिकल थ्योरी है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली, क्योंकि वेव जो है यानी जो लाइट है वो एक वेव है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी रेडिएशन उसके ऊपर टकरा रही हैं उनसे एनर्जी कंटिन्यूसली क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी तो इसका मतलब है वो ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, और लाइट की इंटेंसिटी जब कम कर दी जाएगी तो इसका मतलब है वो कम जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो उस वक़्त क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने चाहिए और लाइट की इंटेंसिटी कम करने से कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने चाहिए। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या कहता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, इनका आपस में कोई लिंक ही नहीं है। हमने पीछे ग्राफ देखा, उस ग्राफ में आपने देखा कि लो इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम था, हाई इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। देखें ये लो इंटेंसिटी और हाई, लेकिन दोनों ग्राफ जो हैं जब रिवर्स किए गए एक ही पॉइंट पे आके ज़ीरो हो रहे हैं। इसका मतलब है दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाले ग्राफ में जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं और ये नीचे वाले ग्राफ में जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं, इन दोनों फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इसी के बराबर है, E इंटू डेल्टा VS। तो इसका मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट बात कर रहा है और क्लासिकल थ्योरी जो है वो डिफरेंट बात कर रही है। इसका मतलब क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बिल्कुल इसको डिनाई करता है, जिसको हमने ग्राफिकली देख भी लिया। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के मुताबिक जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट दूसरी बात, टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस एंड एमिशन। अब क्लासिकल थ्योरी में अभी हमने लास्ट स्लाइड में ये देखा कि क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन ने जब वेव से एनर्जी हासिल करनी है तो कंटिन्यूसली हासिल करनी है। तो अब अगर कंटिन्यूसली हासिल करनी है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि एक ही वक्त में सारी एनर्जी तो अब्जॉर्ब नहीं होगी, उसको आहिस्ता 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 अब्जॉर्ब करने में कुछ टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट की इंटेंसिटी कम हुई तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अब्जॉर्ब करने में काफ़ी टाइम लगेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन सफिशेंट एनर्जी गेन करने में काफ़ी टाइम लगाएगा तो जब तक वो सफिशेंट एनर्जी गेन नहीं कर लेगा तब तक वो उस सरफेस से, उस मेटेलिक सरफेस से अपनी जान छुड़ा के बाहर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि लो इंटेंसिटी के ऊपर इलेक्ट्रॉन को काफ़ी टाइम लगेगा उस सरफेस से इजेक्ट होने में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लासिकल थ्योरी ये कहती है एट लो इंटेंसिटीज अ मेजरेबल टाइम इंटरवल शुड पास बिटवीन द इंस्टेंट द लाइट इज टर्न्ड ऑन एंड द टाइम एन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। तो इसका मतलब ये है कि लाइट डालते साथ ही इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, कुछ वक्त लेगा एनर्जी अब्जॉर्ब करने में और उसके बाद जो है वो बाहर जो है इजेक्ट हो जाएगा। दिस टाइम इंटरवल इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू अब्जॉर्ब द इंसिडेंट रेडिएशन बिफोर इट एक्वायर्स एनफ एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द मेटल। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या कहता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो ये कहता है कि जैसे ही लाइट ऑन की वैसे ही एमीटर ने क्या करना शुरू कर दी, डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दी। एमीटर ने रीडिंग शो कर दी कितनी देर के बाद, 10⁻⁻⁹ सेकेंड। इसका मतलब है जस्ट 1 नैनो सेकेंड लगा, इसका मतलब है 1 अरबवां हिस्सा लगा किस चीज़ का, 1 सेकेंड का, और जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो गया। इसका मतलब है क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो इससे बिल्कुल क्या आया, मुख्तलिफ आया।
नेक्स्ट, फोटो इमिशन एंड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का लिंक जो है वो देखना चाह रहे हैं। क्लासिकल थ्योरी ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आप उस वक्त भी एमिट होगा, बेशक आप लो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर लें, बेशक जो है वो आप हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव इस्तेमाल कर लें, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो एनर्जी है उसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं था, उसका ताल्लुक है इंटेंसिटी के साथ, और इंटेंसिटी का ताल्लुक होता है एम्पलीट्यूड के साथ। इसका मतलब है क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक बेशक जो मर्जी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी से लेकर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी तक यूज़ कर लें, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होने चाहिए, एमिट होने चाहिए, अगर इंटेंसिटी जो है वो क्या है, रीजनेबल है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो बिल्कुल ही डिफरेंट बात करता है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहता है कि जब तक फ्रिक्वेंसी, एक ख़ास फ्रिक्वेंसी जिसको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या कई बुक्स में उसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी कहा जाता है, ठीक है, तो फिलहाल उसको हमने कट ऑफ या क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी और FC से क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहते हैं कि अगर आप किसी ख़ास मेटल से लाइट इजेक्ट करवाना चाहते हैं तो हर मेटल के लिए एक ख़ास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी। उस फ्रिक्वेंसी से बिलो फ्रिक्वेंसी के ऊपर जब आप लाइट टकराएंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ाते रहें, लेकिन जब तक आप फ्रिक्वेंसी को कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से बढ़ाएंगे नहीं तो उस वक्त तक जो है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। और लास्ट चीज़, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के दरमियान कोई लिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी आप देख चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी का लिंक वो इंटेंसिटी के साथ जो है वो जाहिर करती है। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी शुड बी रिलेटेड टू द इंटेंसिटी, ये क्लासिकल थ्योरी का रिजल्ट। लेकिन अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या कहता है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहता है कि अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं तो निकलने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और अगर आप लो फ्रिक्वेंसी जो है वो रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं तो निकलने वाले फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। अब एक सवाल ये कि फ़ोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे मालूम करते हैं? तो हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मालूम करने का फार्मूला था E × ΔVS। E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो ΔVS की वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है वो निकल रहे हैं। तो जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यूज़ के दरमियान जो है वो लिंक है। अब आइंस्टाइन ने जो है वो इस चीज़ को सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आइंस्टाइन ने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या लाइट है किसी भी सोर्स से निकल रही है, तो आप इसको समझें कि ये एक छोटे छोटे ज़र्रात की एक स्ट्रीम है जिसको आप क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हर जो रेडिएशन का पैकेट है, एनर्जी का पैकेट है, उसकी एनर्जी है hf के बराबर, और हर फोटोन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है वैक्यूम में, और वो स्पीड ऑफ लाइट आपके सामने जो है वो लिख दी गई कि इतनी है। आइंस्टाइन ने अब इस पूरी सिचुएशन को एक मॉडल की शक्ल दी। उसने ये कहा कि जिस मेटल में से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, आप ये समझें कि उस मेटल के दो हिस्से हैं, यानी उसके दो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट वो इलेक्ट्रॉन है जो कि निकलना है, जिसको आपने जो है वो क्या किया, जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो बाकी सारी की सारी मेटल। ठीक है, यानी बाकी जितना भी मेटल का हिस्सा है उस सारे को आपने सेकंड कंपोनेंट कह लिया। इसका मतलब है अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज है, और बाकी पूरी की पूरी जो मेटल बच जाएगी उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा उतना ही उस बाकी पूरी मेटल के ऊपर चार्ज होगा। तो इसका मतलब है ये एक बाउंड सिस्टम है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, मेटल पड़ी हुई है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और उसकी सरफेस के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिमाइंडर ऑफ द मेटल है इसने इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बाउंड किया हुआ है। अब फोटोन जो है वो अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है। ये नहीं है कि वो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा एक इलेक्ट्रॉन को देगा, कुछ हिस्सा दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा, ऐसे नहीं है। उसने कहा फोटोन जो है वो एक ही एनर्जी का पैकेट है, और वो एक ही इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, कंप्लीटली अब्जॉर्ब करना है। यानी वो जब किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जाएगा तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है,
अब इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो समझे हमारे जैसा एक इंसान है और जो फोटोन है वो एक गिलास है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और आप उसको आहिस्ता 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 करके क्या करते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। असल में ये है कि फोटोन जो है वो एनर्जी का एक पैकेट है और आपने क्या करना है, उसको निगलना है। यानी आप जो है वो इसको बस एक ही जो है वो उसमें लुकमे में आपने क्या करना है, निकल जाना है। तो इसलिए यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है और फोटोन भी एक ही एनर्जी का पैकेट है। तो जैसे ये दोनों आपस में टकराएंगे तो उस वक्त पूरा का पूरा फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, अब्जॉर्ब करवा देगा किसमें, इलेक्ट्रॉन में। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये कौन सा प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस का मतलब है कि बस एक ही जैसे झटके में ये काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस इन विच एनर्जी इज डिलीवर्ड टू द इलेक्ट्रॉन इन द बंडल। ये आइंस्टाइन का मॉडल। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो कंटिन्यूसली नहीं हुई। कैसे हुई है? वन फोटोन एंड वन इलेक्ट्रॉन इवेंट। एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में टकराए और एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफ़र हो गई। अब आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रिजल्ट ये है कि आप किसी भी सिस्टम में जितनी भी एनर्जी ऐड करते हैं, उस एनर्जी को ऐड करने से उस सिस्टम की या तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितनी भी एनर्जी दी उससे दो चीज़ें चेंज होंगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ सकता है और पोटेंशियल एनर्जी में। आप शुरू में अज्यूम कर लें कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एवरेज थी 0 और जब वो वहाँ से इजेक्ट हुआ तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी K मैक्सिमम। तो इसका मतलब है इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था और बाकी पूरी की पूरी मेटल थी पॉजिटिव। तो इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन थी, उस अट्रैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। और अट्रैक्टिव या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। उस नेगेटिव एनर्जी को आप -5 कह दें, यानी जिस एनर्जी के साथ आपने इलेक्ट्रॉन को मेटल के साथ बाउंड रखा हुआ है। लेकिन जब वो मेटल की ग्रिफ्ट से आज़ाद हो गई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि अब मेटल की फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। तो ये 0 फाइनल है और -5 इनिशियल है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी K मैक्सिमम + phi = HF। अब ये जो phi है, phi का मतलब है वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को आपने ट्रांसफ़र करनी है ताकि वो उस मेटेलिक सरफेस से बाहर निकल आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटोन ने अपनी जितनी भी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र की है, उस इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को 2 हिस्सों में यूटिलाइज़ किया है। पहले उसने अपने आप को मेटल की ग्रिप से आज़ाद किया, क्योंकि मेटल ने उसको काबू किया हुआ था, ग्रिप उसके ऊपर किया हुआ था और उसकी जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी -5। तो फोटोन ने इस HF एनर्जी में से phi एनर्जी इस्तेमाल की अपने आप को मेटल के चुंगल से आज़ाद करवाने के लिए। और बाकी जो एनर्जी बच गई वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब देखें, लाजमी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही सरफेस पे खड़ा हुआ था और एनर्जी अब्जॉर्ब करते साथ ही मेटल को बाय बाय कहा और जो है वो बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र करके बाहर आ गया। ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रॉन जो है वो अब अंदर भी हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आते आते दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा या मेटल के आयन से टकराएगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा उनको भी तो ट्रांसफ़र करेगा। तो इसका मतलब है कि हर इलेक्ट्रॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके नहीं आ सकता। ये वाली रिलेशन सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिट बैठता है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलते हैं, यानी जो बिल्कुल सरफेस पे हैं। अंदर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ रहा है तो वो बेचारा आते हुए रास्ते में कई दफ़ा कोलाइड करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स या एटम के साथ या आइंस के साथ। तो इसलिए उसकी एनर्जी जो है वो इस काइनेटिक एनर्जी से थोड़ी सी क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। ये जो वर्क फंक्शन है जिसको आपने phi से ज़ाहिर किया है, ठीक है, ये वो मिनिमम एनर्जी है जो ज़रूरी है किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल से इजेक्ट करवाने के लिए। तो ये जो वर्क फंक्शन है इसकी एक वैल्यू, टिपिकल वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है, लेकिन ये वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। मतलब यानी ये नहीं है कि सोडियम के लिए हर दफ़ा जो है वर्क फंक्शन 2.46 होगा। ये डिपेंड करता है कि सोडियम जो है वो अकेला क्रिस्टलाइन की शक्ल में है, सिंगल क्रिस्टल की शक्ल में है, या कोई पॉली क्रिस्टलाइन की शक्ल में है, किसी आयनिक कंपाउंड का हिस्सा है या किसी जो है वो कोवलेंट कंपाउंड का जो है वो हिस्सा है। तो वो डिपेंड करता है और इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप किस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के ज़रिए जो है वो ये वर्क फंक्शन मालूम कर रहे हैं। खैर, अब कम्प्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन
कि अब हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को जो है वो अब एक शक्ल देनी है जनरलाइज रिजल्ट की शक्ल में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। द इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज 1-to-1 इंटरेक्शन। हमने देखा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन इंटरेक्शन है या इवेंट है। देयर बाय क्रिएटिंग इंस्टेंटेनियस इंजेक्शन, फ़ौरन होगी इंजेक्शन, ये नहीं होगा कि कुछ टाइम डिले हो और उसके बाद इंजेक्शन हो। द फोटोन मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन फाई टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बिलो दिस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इसका मतलब है फोटोन के अंदर इतनी एनर्जी तो भाई लाजमी होनी चाहिए कि वो इस वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे सके। अगर इससे कम हुई तो फिर क्या होगा, फिर बेचारा अब्जॉर्ब तो हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कामयाब नहीं होगा, फिर सिर्फ हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा, मेटल थोड़ी सी हीटअप हो जाएगी। अ फोटोन ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी कैरीज मोर एनर्जी and therefore ejects a photoelectron with more kinetic energy than does a photon of lower frequency। तो ये हमारी देखें। अब यहाँ पर देखें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। तो आप देखें पहली मेटल जिसका वर्क फंक्शन कम है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या है, कम है। इसका मतलब है लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन आपने उसके ऊपर डाली तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू हो गए, एमिट होना शुरू हो गए। और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये जो इस ग्राफ है, इस ग्राफ को आप एक्स्ट्रापोलेट करें, पीछे की तरफ खींचें, तो ये वाई एक्सिस को एक पॉइंट के ऊपर क्या करेगी, टच करेगी। वो पॉइंट है -φ1, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है तो इसलिए माइनस साइन। इसका मतलब है कि ये वाई इंटरसेप्ट, इसको वाई इंटरसेप्ट कहा जाता है क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है ये वाला ग्राफ। तो इतना ही आप ऐड करेंगे। ये क्या है, ये है वर्क फंक्शन। आपने इसमें φ1 अगर ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाएगा। ये दूसरी मेटल है जिसका वर्क फंक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसको आप एक्स्ट्रापोलेट किया तो इसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो पहले वाले के वाई इंटरसेप्ट से मज़ीद कम है, यानी मोर नेगेटिव है। इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी के साथ बाउंड हुआ हुआ है मेटल में, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। और आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ती जाएगी। और ये तीसरी मेटल, तो यहाँ पर जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी क्या है, ज़्यादा है, और उसका जो है वो ये वाई इंटरसेप्ट जो है वो ज़्यादा है। अब ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, एक एग्जाम्पल है फोटो मल्टीप्लायर। फोटो मल्टीप्लायर का मतलब है कि आप फोटो यानी लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन की तादाद को बढ़ाते रहते हैं। कैसे करते हैं, अब इसको कहा जाता है, एक क्रिस्टल होती है ख़ास तरह की, उसे कहा जाता है सिंटिलेटिंग क्रिस्टल। सिंटिलेशन जो है ना एक फिनोमिना है, उस फिनोमिना को लुमिनिसेंस भी कहा जाता है। लुमिनिसेंस का मतलब ये है कि जब आपने किसी भी ख़ास क्रिस्टल को किसी ख़ास रेडिएशन के साथ जो है वो क्या किया है, एक्सपोज किया है, इंसिडेंट करवाई उसके ऊपर रेडिएशन, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है, एमिट हो जाता है। या ये समझे कि वो हाई एनर्जी रेडिएशन जो है वो क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, और लो एनर्जी रेडिएशन एमिट करता है। तो लुमिनिसेंस मटेरियल जो है जब वो किसी भी इनकमिंग पार्टिकल से टकराते हैं तो वो उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसको री एमिट करते हैं। सिंटिलेट करने का मतलब है री एमिट करना, तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब ये जो सिंटिलेटिंग क्रिस्टल्स हैं वो कई तरह के मटेरियल से बन सकती हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्लास्टिक है, ग्लासेस हैं, गैसियस, लिक्विड्स, सॉलिड, कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखें, ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया, वो इलेक्ट्रॉन आके टकराया इस सिंटिलेटिंग क्रिस्टल के ऊपर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली सिंटिलेटिंग क्रिस्टल ने, और बदले में क्या एमिट कर दिया, एक फोटोन। ये फोटोन एक मेटल प्लेट से टकराया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो किया, यानी ये एक फोटोन अब्जॉर्ब हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। अब यहाँ पर इस नई मेटल के साथ टकराया, इसके ऊपर पोटेंशियल है 200 वोल्ट। अब इस मेटल के बिल्कुल सामने आपने 400 वोल्ट पे एक और मेटल प्लेट रखी हुई है, तो हाई पोटेंशियल, आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल था 200, यहाँ पर पोटेंशियल है 400, तो इलेक्ट्रॉन इस 200 वाली प्लेट से 400 वाली प्लेट पे आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर जो है वो 600 वोल्ट है, फिर यहाँ पर 800, फिर यहाँ पर 1000, यहाँ पर जो है वो 1200, 1400, 1600। तो इस तरह से आपने एक मल्टी अरेंजमेंट रखी हुई है मेटल्स की।
और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इससे टकरा रहे हैं तो मज़ीद मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, यहाँ से इजेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक फोटो मल्टीप्लाइड जो है वो ट्यूब है, जो जिसमें से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन की तादाद को आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा के इंक्रीज करवाया जाते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस सिंटिलेटिंग क्रिस्टल के साथ कंबाइन करके आप फोटो मल्टीप्लायर जो है बना सकते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन से आप कई मिलियन ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, इसके की एक अरेंजमेंट जो है वो बना के। तो ये आउटपुट जो है वो यहाँ से काउंटर की तरफ चली जाएगी। ये काउंटर जो है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद को काउंट कर लेगा या इलेक्ट्रॉन को या करंट को रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।